आज दोस्तों मैं देश के एक बड़े मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिस पे शायद जो है कोई बात नहीं करता है और हर व्यक्ति इस देश का नागरिक वो ये चिल्लाता रहता है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में बड़ी तेज़ी से है। और अगर मैं भी जो है इस समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित रहता हूँ। मेरा लक्ष्य है इस देश को विकसित सुपर पावर और अखंड भारत बनाना। दोस्तों हमारा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम दोस्तों आज ये सोच रहे हैं कि अब हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो देश को एक विकसित अखंड और सुपर पावर भारत बनने से रोक रहा है। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है आखिर इस देश में बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर किया जाए। मैं वही घिसी पिटी बातें नहीं करने वाला हूं। अगर आपको दिमाग में लग रहा है कि मैं जो है कोई योजना बताऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, मैं परंपराओं, प्रतिष्ठाओं और अनुशासन जैसा कि आपने मूवियों में सुना होगा, हालांकि मैं उस पर फॉलो नहीं करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या को समझते हैं कि बेरोजगारी आखिर होती क्या है। दोस्तों हमारे देश में जो है हर व्यक्ति को अगर हम मान लो रोजगार दे दें तो क्या समस्या ये सॉल्व हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं सॉल्व होगी। आखिर समस्या ये है कि भाई किसी को रोजगार चाहिए क्यों? सबसे पहली सवाल तो यही होता है ना। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बड़े जरूरी हैं। जैसे बहुत से लोग बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते रहते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो यार। समझ रहे हो? एनसीईआरटी तो क्लियर करो। बहुत काम की चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत से जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आईएएस एस्पिरेंट हैं, उनके दिमाग में ये सारी बातें आती होंगी कि जो है स्किल डेवलपमेंट कर दो, फला कर दो, या कर दो। मैं कुछ अलग चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हैं। मेरे दिमाग में जो उपज आती है और मैं उसको बता डालता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों, रोजगार किसी को चाहिए क्यों होता है? रोजगार चाहिए होता है दोस्तों पैसों के लिए। पैसा किस लिए चाहिए होता है? पैसा इसलिए चाहिए होता है कि ताकि लोगों को अपनी जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करनी होती है। अब सवाल ये है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, जो रिसोर्स को वो कब्जियाना चाहते हैं, जैसे पैसे से क्या मिलेगा? पैसे से कोई रिसोर्स ही तो मिलेगा, पैसे से कोई सोर्स ही तो मिलेगा। लेकिन अगर समझो, अगर देश में वो रिसोर्स ही ना हो, अगर देश में उस प्रकार का जो है जो स्रोत जिसको आप कब्जियाना चाहते हो, जैसे मान लो किसी को प्लाट खरीदना है, किसी को लैंड खरीदना है, किसी को जो है सोना खरीदना है, किसी को चांदी खरीदना है, किसी को मान लो कार खरीदनी है, किसी को मान लो कुछ भी खरीदना है, ठीक है, किसी को मान लो एक प्लेनेट खरीदना है, ये वाली सोच मेरी होगी तो तो जो है आखिर सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें जो है आखिर हम कब्जियाना चाहते हैं, मतलब हम चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, जिसको पैसा चाहने के लिए हमें चाहिए होती है नौकरी। और नौकरी जो है, बेरोजगारी जो है, और हमारे देश में हाँ एक चीज़ को तो मैं बोले गया जो अक्सर जो है मैं समस्या अपने समाज में देखता हूँ। किसी को जो है मतलब मैरिज करने के लिए भी जो है इस प्रकार की चीज़ें जो है रिसोर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक वो भी समस्या बड़ी है। तो मैं तो जो है, हालांकि मुझे उसको लेना देना है नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर अल्टीमेटली जो है रोज़गार आपको किस लिए चाहिए होता है? रोज़गार आपको चाहिए होता है ताकि अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो अपनी चीज़ें जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त कर लो। अगर देश में रिसोर्स ही कमी हो, रिसोर्स ही ना हो, तो क्या आप रोज़गार हासिल करके उन रिसोर्स को कब्जा पाओगे? तो उसका जवाब है नहीं। यानी कि जो मेन समस्या इस देश में है, क्या वो रोज़गार है? वो समस्या, मेन जो समस्या है वो रिसोर्स की होती है। रिसोर्स कितने होते हैं? तो रिसोर्स दोस्तों जो है, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते हैं। समझ रहे हो? दरअसल जो पूरा अर्थशास्त्र है वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है कि रिसोर्स जो है इस दुनिया में लिमिटेड है, यानी कि जो स्रोत हैं वो दोस्तों लिमिटेड है, और लोग हैं उसको हर कोई चाहता है। जैसे देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, रिसोर्स की कमी नहीं है। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छे से जो है मिनरल्स, रिसोर्स वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। इस देश में, इस दुनिया में जो है, जो एक भूख है लोगों की, जो एक समेटने वाला, इसीलिए जैनिज्म में आप देखोगे तो जैन धर्म में क्या है? अपरिहार्य, यानी कि जो है अपग्रह, नहीं अपरिग्रह, सॉरी, ठीक है। तो अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है कि आप इकट्ठा मत कीजिए। हमारे देश में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ आए, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्लैक मार्केट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इकट्ठा करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं। हमारी प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 1.5 कुंटल सोना हमारे पास हो जाए। कोई चाह रहा है कि नहीं, हम थोड़ा वो प्लाट खरीद लें। एक जहाँ पे देश में हमारे देश में जहाँ पे एक गरीब व्यक्ति उसको कब्जिया नहीं पा रहा है, एक गरीब व्यक्ति जहाँ एक झोपड़पट्टी में रह रहा है देश में, रोड के किनारे या जो है सड़कों के किनारे, मैंने देखा है अपनी आंखों से, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। वहीं पे एक व्यक्ति देश में ऐसा है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की संपत्ति है, और खूब अच्छे से जो चीज़ों को खा रहा है, अच्छे से जो है बना रहा है, अच्छे से सब कुछ चल रही है। तो अब में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें जलन क्यों होती है? अगर अमीरों के पास पैसा है तो तुम्हें किस बात की जलन होती है? दोस्तों मुझे जलन इस बात की होती है कि अमीरों के पास पैसा कहाँ से आया। यदि अमीर कहते हैं कि पैसा ये मेरा है, ठीक है, पैसा मैंने कमाया है, अपने उद्यम से कमाया, मैंने रिस्क लिया है, तो हमें एक बात बताइए। मैं सीधा सा क्वेश्चन आपसे करता हूँ, जितने भी देश के अमीर हो, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट आरक्षण की तरीके से ही है। जो ये कहते हैं कि आरक्षण बुरा चीज़ है, मैं दोस्तों बता दूं कि मेरा आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है इस पॉइंट पे क्लियर करना चाहता हूं
कि हमें ये बताइए कि किस व्यक्ति ने आपको कहा है कि आप अगर अमीर हैं तो इस देश के रिसोर्स या पूरी दुनिया के रिसोर्स पे आपका कब्जा होगा? क्या ये पूरी दुनिया जो है किस ने नियम बनाए, किस व्यक्ति ने ये नियम बनाए कि इस देश के जो रिसोर्स होंगे वो अमीरों के होंगे? मतलब अगर पूरी धरती है तो उस पर हम सब इंसान रहते हैं। ये प्रकृति, ईश्वर के अगर आप नियम से देखोगे, ईश्वर के अगर लॉ से देखोगे, तो ये प्रकृति के रिसोर्स जो है उस पर अधिकार सबका है। सिर्फ चंद जो है रुपए आपके पास ज़्यादा हो गए, चंद प्रॉपर्टी आपके पास ज़्यादा हो गई, चंद जो चीज़ें आपके पास ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिसोर्स पे आपका कब्जा हो गया, रिसोर्स आपके हो गए। किसने आपको जो है ये रिसोर्स कब्जाने को कहा? तो आपने कहा कि सर जो है कानून बना है, कानून और देश के संविधान के अनुसार से चीज़ें चलती हैं। तो कानून किसने बनाया है? ये सब किसने बनाया है? आपके जो है, जैसे आप हमारे देश में देख लीजिए, तो देश कौन चलाता है? क्या मोदी जी हमारे देश में चलाते हैं? आपको पता है भली भांति कौन चलाता है? जो पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है, जो पावरफुल लोग होते हैं अमेरिका में, जैसे आप देख लीजिए, तो अमेरिका में जो पावरफुल वहाँ की बिजनेस क्लास है, इलीट क्लास है, वही देश को चलाती है, वही जो कानून चाहती है वो बनवा लेती है नेताओं से। ये दोस्तों सच्चाई है अंदर के सिस्टम की। ये हर देश में यही चीज़ चलती है। उनको जो है उससे चंदा का धंधा मिलता है, उससे जो उनका देश चलता है। इस प्रकार से हमारे पूरी दुनिया में जो है इस प्रकार की चीज़ों जो बना करके एकदम सिस्टम रखा है, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल इस सिस्टम पे सवाल नहीं करता है। कभी भी जो उसके दिमाग में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है, वो हमेशा जो है चक्की पीसिंग मर के चला जाता है। कभी सिस्टम बनी बनाई व्यवस्था पे सवाल करो। मैं व्यवस्था पे सवाल करता हूँ कि व्यवस्था बनी कैसे है? तो क्या जो है रिसोर्स आपके पास चंद, किसने आपको अधिकार दिया? उस स्टेट ने जिसको आपने पैसे देकर के, जिसके चंदे का धंधे मॉडल पे देकर के आपने जो है कानून बनवाए और अपने पक्ष में, क्योंकि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें ये बताइए, जिस देश में इतनी असमानता हो, भारत जैसे देश में इतनी असमानता हो, एक व्यक्ति जहाँ पे गरीब मर रहा हो किसी गली सड़क या रोड के पास, और एक और जहाँ पे एक व्यक्ति मौज फरमा रहा हो, उसके पास उतनी प्रॉपर्टी है जो उसकी अगले आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी जो है मतलब वो नहीं, मतलब वो अगले 10 पीढ़ियों तक का इंतजाम तो किए, लेकिन करंट में जो जनता मर रही है उसका कोई इंतजाम नहीं है, वो जनता मरे जा रही है। तो इसका समाधान आखिर क्या है? मेरा जो समाधान है, देखिए मैं प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी डायलॉग के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में जितनी भी जॉब है, जितनी भी नौकरियाँ हैं, हमारे देश में नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नौकरी का कॉन्सेप्ट ये होता है, हमारे देश में बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, एक बड़ी अफसरशाही है। और हो सकता है मैं इसके जो है चीज़ के पक्ष या विपक्ष में जो भी मैं बोल रहा हूँ उससे जो है हो सकता है कोई लोग सेटिस्फाई हो या ना हो, लेकिन मैं जो हूँ ये देश जो है संविधान से चलता है, और जब संविधान को पावर जो मिलती है वो हमारे देश की जनता देती है। हमारे देश की जनता ही जो है सर्वमान्य और वही सर्वप्रथम है, और मैं उसी के निर्णय में जो है अपना, उसी के जो पक्ष में जो होगा मैं उसी में बोलता हूँ। तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कैसे सॉल्व होगी? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में जो रोजगार है, उस रोजगार को कैसे देखा जाता है कि जो एक व्यवस्था बनी बनाई है उसको तुम्हें रोजगार पा करके तुम्हें उसको संभालना जा करके है। जैसे अगर मान लो कोई पुलिस में भर्ती हो गया तो पुलिस व्यवस्था को संभालेगा, अगर मान लो कोई अधिकारी बन गया तो उस अधिकारी को संभालेगा। मतलब क्या हमारे देश में एक नौकरी इनोवेशन करती है? क्या हमारे देश में एक नौकरी सिस्टम को परिवर्तित करती है? क्या हमारे देश में नौकरी किसी सिस्टम को रिफाइन करने का काम करती है? क्या हमारे देश में नौकरी कोई बड़े आमूलचूल परिवर्तन का काम करती है? इसका जवाब है नहीं। यानी कि जो सिस्टम, जो प्रथा 1947 में थी वही आज 2026 में है। हमारे देश में नौकरियों का पर्पज बस इतना होता है कि तुम्हें एक सिस्टम में जाकर बैठ जाना है और तुम्हें जो है कोई ढेला भर काम नहीं करना है। शांति से तुम्हें एक बार अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर उसके बाद तुम जो है ज़िंदगी तुम्हारी मौत से कटेगी। तुम जो है देश के जो गरीब लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको बढ़िया से बर्बाद करोगे। तुम जो है एक अधिकारी बन करके या कुछ भी बन करके बढ़िया से तुम्हारी जनता के लिए तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तुम जो है कोचिंग के पास जाओगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करोगे, बढ़िया बढ़िया प्रमोशन करोगे जा करके, तुम दिन भर रील बनाओगे, शॉर्ट बनाओगे, लेकिन जनता के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं होगा। तुम जो है दुनिया की बातें करोगे, पॉडकास्ट अटेंड करोगे, ये करोगे वो करोगे, जनता के लिए हकीकत में कुछ नहीं आता है। हमारे देश में सरकारी नौकरी को एक लगने मात्र को, जैसे मैं अभी बीपीएससी का रिजल्ट देख रहा था, मैं तो ऐसा समझ रहा था कि शायद कलिंग का युद्ध होकर के जो है ये अशोक के जो मतलब जो है सम्राट अशोक जो है वो शायद आए हुए हैं, इसीलिए जो है मुझे ऐसा लगता था कि मतलब किस बात को सेलिब्रेट हमारे देश में किया जाता है। हमारे देश में काम से सेलिब्रेशन नहीं किया जाता है कि इस व्यक्ति ने अच्छा काम अधिकारी बन के किया, या इस व्यक्ति ने एक जॉब पा करके, नौकरी करके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा करके आमूलचूल परिवर्तन देश की सत्ता में किया हो। इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अगर कोई हमारे देश में एक चपरासी भी बन जाता है तो उसको ऐसे सेलिब्रेट, उसको ऐसे जो है एकदम ग्लोरीफाई किया जाता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, चाहे भले वो सबसे बड़ा करप्ट व्यक्ति हो, सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी हो। हमारे देश की सबसे पहली जनता को समझना पड़ेगा कि हमें नौकरी लग जाने को बहुत बड़ा गौरवपूर्ण क्षण नहीं मानना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को जो है ऊपर उठाना चाहिए, हमें उस व्यक्ति की तरजीह और उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए जो व्यक्ति जो है क्या करे, जो व्यक्ति इस देश के लिए अच्छा काम करे, जो व्यक्ति इस देश के लिए नौकरी लगने मात्र से नहीं ये सब होना चाहिए। नौकरी लगने के बाद तुमने क्या किया,
सबसे पहले हमारे देश की जो जनता है, अब देखिए जनता भी जो है, जैसे आप कहोगे सर मतलब तुम्हें खुशी से जो है जलन होती है, मुझे जलन बिल्कुल नहीं होती है। खुशी मना लो, लेकिन थोड़ी सी खुशी मनाओ, ठीक है। खुशी तब फुल के मनाना जब तुम्हारा जो साकार हो जाए, मतलब जो तुमने जिस चीज़ के लिए तुम गए थे तुमने उसमें कुछ काम बढ़िया करके दिखाया हो, समझ रहे हो। सिर्फ लग जाने मात्र से जो है सेलिब्रेट करना बंद कर दीजिए। समाधान दोस्तों क्या है, अब मैं समाधान पे जो है एकदम क्लियर कट बात में बोलता हूँ। हमारे देश में जितने भी पद हैं उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को सैलरी बेफालतू की दी जा रही है। जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े अफसर हैं, ठीक है, उनको लाखों में सैलरी दी जा रही है। मैं देखता हूँ एक टीचर जो होता है उसको मैं देखता हूँ कि 70-80 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। आप हमें एक बात बताइए, क्या ये, अब आप कहोगे सर मतलब आपको जलन स्टार्ट हो रही है। देखिए मेरा सिंपल सा जो है, मैं बात जो करता हूँ वो देश के जनमानस को ध्यान में रख के करता हूँ। मैं सिर्फ अपने पेट की बात नहीं करता हूँ, ना तो मेरे हित में है ना किसी के हित में। मैं वो बात करता हूँ जिससे हर देश का नागरिक को एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छी लाइफ, और वो कम से कम एक डिग्निफाइड जो लाइफ है आर्टिकल 21 उसको जी सके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि हमारे देश में बहुत सी सैलरी फालतू की चीज़ों पे दी जाती है। लाखों की सैलरी मिल रही, पर्क मिल रहा है, दुनिया की चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले काम होना चाहिए तो इनकी सैलरी जो है उस पर कट आउट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि IAS है, ठीक है, उसको मान लीजिए 1.5-2 लाख जो भी रुपया मिलता है, आगे चलकर वो बहुत ऊंचा तक जाता है। तो उसकी सैलरी सिर्फ देखिए, आप उसको इतनी सारी पर्क दे रहे हो, इतने सारे जो है सुविधाएं दे रहे हो, सैलरी जो है उनकी कम कीजिए, कट कीजिए सैलरी को। जितने जैसे टीचर हैं तो टीचर की सैलरी 80-80 हज़ार रुपये, 90-90 हज़ार रुपये आप दे रहे हो, ठीक है, उनकी सैलरी को आप 50-50 हज़ार ले आइए, 45-45 हज़ार ले आइए। आप कहोगे सर क्यों, मतलब तुम किसी की सैलरी कम कट कर रहे हो। और देखिए इसमें भी जो है कई लोगों के सवाल आपत्तिजनक आएंगे, मैं उसके भी अभी जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर मैंने जो पढ़ाई अब तक की है, तो उस पढ़ाई का मतलब क्या, मैंने जो है इसीलिए तो की थी पढ़ाई ताकि जो है मैं इतनी सैलरी प्राप्त करूँगा और अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल जीऊँगा, यही तो मेरी मोटिवेशन थी, यही तो मेरी मोटिवेशन थी। मेरा जो है ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर तुमने इतनी पढ़ाई की, इतनी सब कुछ चीज़ें की, तो तुम्हारा पर्पस तुम्हारे अपने निजी स्वार्थ और भोग को बिताने के लिए तुमने पढ़ाई नहीं की है। तुमने अगर पढ़ाई की है तो इस देश के जो तुमने रिसोर्स आज तक बर्बाद किए हैं, तुम्हें इस देश के सरकारी स्कूल में जो पढ़ाया गया है, तुम्हें इस देश ने आज तक जो तुम्हें स्कॉलरशिप दी है, उस देश के प्रति तुम्हारा फर्ज कब अदा होगा। मैं मानता हूँ कि तुमने पढ़ाई की है, लेकिन उस पढ़ाई का उपयोग हमारे देश के राष्ट्र निर्माण के योगदान में होना चाहिए। आज हमारे देश की युवा की यही तो गंदी सोच है। वो समझता है कि हमने नौकरी पा ली है तो इसमें सिर्फ हमारा योगदान है, एक एक व्यक्ति का, एक एक कण का, इस मिट्टी का योगदान है आपके निर्माण में। इसलिए आप उतना ही रिसोर्स लीजिए। अगर आपके 80 हज़ार रुपये से अगर 40-40 हज़ार रुपये कर दें तो एक व्यक्ति की अगर और जॉब लग सकती है, तो क्यों नहीं आप अपनी सैलरी को आप कर दोगे। और मुझे नहीं लगता कि 40 हज़ार रुपये एक बहुत कम रकम है, एक बहुत कम जो है स्टे है। इससे होगा कि अल्टीमेटली जब इस प्रकार से अगर हम कटौती करेंगे, जैसे मान लो कोई IAS है, उसकी मान लो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, हम कहते हैं उसकी 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह कर दो, सुविधाएं उसकी अच्छी दे दो, सुविधाएं उसकी इंप्रूव कर दो। जैसे हमारे देश में जो अलग अलग, जैसे सबसे देखिए निचली कैटेगरी की जो नौकरी है, फिर उसके ऊपर कैटेगरी है, उसके ऊपर कैटेगरी है, उनको सुविधाओं में बढ़ोतरी आप कर दीजिए। उनकी सैलरी जो है स्ट्रक्चर उसी हिसाब से आप लगा दीजिए, कोई अतिरिक्त सैलरी ऐसी ना दी जाए। समझ रहे, मैं देख रहा हूँ कि चपरासी है, उसको सैलरी 50 हज़ार रुपये मिल रही है, तो चपरासी ने कौन सी इतनी बड़ी मेहनत कर दी जिसको आप इतनी बड़ी सैलरी दे रहे हो। उसको भी तो लगना चाहिए कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की। आप सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं करते हो। अगर आप अनपढ़ रह जाते हो, अगर आप जो है पीछे रह जाते हो समाज में, तो कहीं ना कहीं आपके अनपढ़ रहने से, आपकी अनपढ़ता के कारणवश ये देश भी पीछे रह जाता है। आपका परिवार अगर जो है पीछे रह जाता है तो इसके पीछे जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आपने अनपढ़ता में खूब मौज उड़ाई, और अब जब जो है तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो तुम कह रहे हो कि जो है मतलब तुम्हें, तो जब चपरासी की नौकरी है तो चपरासी वाले सैलरी भी मिलना चाहिए। हम जो है मेरिटोक्रेसी के समर्थक हैं। मेरिटोक्रेसी का जब मैं समर्थक हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जैसे SC ST या जो EWS या जो समाज के गरीब तबके हैं, मैं उनको बाहर करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनको भी जो है इस श्रेणी में लाना चाहता हूं, मैं उनको भी जॉब देना चाहता हूं। ये बात को मेरी विशेष ध्यान रखिएगा। बस मैं नौकरी का जो लेवल है उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर रहा हूं कि जो सबसे निचले कैटेगरी की नौकरी है उसको जो है हम उस हिसाब से तनख्वाह दें, उसके ऊपर है उसको उस हिसाब से तनख्वाह दें। हम उनकी सर्विसेज में इंप्रूवमेंट कर दें। सर्विसेज किस बात की इंप्रूवमेंट कर दें, हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बना दें। जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है अच्छा अवेलेबल करवा दीजिए, जो सरकारी नौकरी करते हैं। हम तो कहते हैं सभी के लिए करवा दीजिए, ताकि जो प्राइवेट जो लोग कार चलाते हैं, दुनिया का चलाते हैं, इससे हमारे देश का कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और जो प्राइवेट, देखिए जब पैसा किसी के पास होता है तो उसको दोहन भी बहुत करता है, समझ रहे, पैसे का दुरुपयोग करता है। वही व्यक्ति अगर पब्लिक चीज़ से, हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दो, AC बढ़िया बस चला दो, सब कुछ चला दो, उससे जो प्राइवेट, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो उसको संसाधन का दोहन करते हो। जो काम एक कम रुपए में हो सकता था, जिससे पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा ना होता, आप क्या करोगे, आप AC ले लोगे जा करके। आप क्या करोगे, आप बल्ब ले लो। हालांकि मेरा बस चले तो मैं पूरे देश से AC हटा दूँ, समझ रहे।
एसी इस देश में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके पीछे कारण यही है कि जब आम जन जो नेता है और जो एक देश का नागरिक है, जब उसको गर्मी लगेगी तो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए काम करेगा। दिक्कत बस यहीं पे शुरू हो जाती है कि हमारे देश का एक अफोर्डेबिलिटी ना, कि नेता जो है उसके पास पैसा है तो उसको अफोर्ड कर सकता है। एसी नहीं होनी चाहिए पूरे देश में, खत्म कर दीजिए एसी को। और अस्पताल में वही, जैसा कि मैं देख रहा था पार्लियामेंट में, वो सुझाव भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नेता का इलाज उसी अस्पताल में होना चाहिए जो उसके जिला का, जहाँ का वो एमएलए या एमपी है, उसका जो सरकारी अस्पताल है वहीं पे उसका इलाज होना चाहिए। कहीं वो लंदन पेरिस जाने की जरूरत नहीं है। तो नेता ऑटोमेटिक वहाँ पे सुधार करेगा, उस जिले में सुधार करेगा। उसका बेटा, जितने भी सरकारी, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हम कहते हैं क्यों भाई तुमको सैलरी चाहिए? अब तुम कहोगे सर जो है मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। नहीं, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उनकी सैलरी कम कीजिए और उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। इस देश का हर बच्चा वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। अगर तुम्हें प्राइवेट में पढ़ाना है तो वहीं बेटा सैलरी उतनी रहेगी। अब तुम्हें पढ़ाना तो पढ़ाओ जा करके, काट कूट के पढ़ाओ जा करके। यदि हमारे देश में ऐसा होने लगा, मैं कहता हूँ देश का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जिस दिन हम सरकारी रिसोर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको जो है सरकारी चीज़ों को जो है देने का, उसको प्राथमिकता देना स्टार्ट कीजिए। उनकी सैलरी में कटआउट कीजिए। उनकी सैलरी से जो पैसा बचा है उसमें जो है 2, 3, 4, 5 जो जॉब और दी जा सकती हैं, छोटे छोटे लेवल की। अरे हम कहते हैं हमारे देश को जो व्यक्ति है उसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। उसको, हमारे देश का बहुत सा युवा ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है अगर उसका जो है तुम रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम कर दो। समझ रहे? हमारे देश का युवा इतना जो है टैलेंटेड है, इतना ज़्यादा है। वो नहीं कहता है तुमसे कि मेरे 1 लाख रुपए दो। वो सिंपल तुमसे कहता है कि 20-25 हज़ार रुपए की हमें एक सैलरी वाली एक नौकरी दे दो, हम बढ़िया से अपनी ज़िंदगी याचन कर लेंगे। सोचो तुम्हें क्या जाता है अगर हमें एक आईएएस की नौकरी, आईएएस की जॉब में से अगर हम उसको 75,000 रुपये देंगे, 50,000 रुपये की कटौती कर देंगे, 25-25 हज़ार रुपये की 2 नौकरी बना देंगे। इस देश का युवा, हम कहते हैं नेशन बिल्डिंग, ये देश विकसित सुपर पावर अखंड भारत बनने से रुकेगा नहीं। अगला जो मेरा सुझाव है उसको सुन लीजिए, यानी कि सैलरी कट और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनमें इजाफा कीजिए। गवर्नमेंट जो है प्रमोट करे, हर चीज़ में गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करे और गवर्नमेंट जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करे। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना काम अच्छे से करता रहे। ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी। गवर्नमेंट जो है अपना जितना, जो जैसे जियो है वैसे जो है गवर्नमेंट अपना बीएसएनएल को स्ट्रॉन्ग करे, अच्छा काम करे। गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार करके फेंक दे। क्योंकि जब यहाँ पे देखिए सुधार का कैसे होगा, सुधार ऑटोमेटिक होगा जब देखिए पैसा आएगा नहीं सरकारी वालों के पास, इतना ज़्यादा पैसा तो होगा नहीं, उनके पास ऑप्शन क्या बचता है गवर्नमेंट, तो वो ऑटोमेटिक सरकार को सुधार देंगे। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जानता हूँ उनके पास कितनी ताकत है। ये देश नेता नहीं चलाते हैं, देश ब्यूरोक्रेसी चलाती है। वो जो पढ़ा लिखा माइंड जब वहाँ बैठेगा जाकर, जब उसको पता चलेगा कि हमारी बेटा नौकरी तो आई नहीं, तो हमें सरकारी सेवाओं को अच्छा करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे सरकार, एक सिस्टम ये भी है कि हो सकता है करप्शन 4 दिन बाद जो है स्टार्ट हो जाए, कि लोग भ्रष्टाचारी, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर पैसा इसलिए हाई दिया जाता है ताकि वो करप्शन ना करें। तो हमारे देश में करप्शन कौन सा रुक जाता है? वो का कोई चकमा कमा पकड़ा गया था, वो देखो करप्शन कर रहा था, कोई आईएएस पकड़ा जाता है, कोई आईपीएस पकड़ा जाता है, कोई ना कोई करप्शन में हर दिन नापा जाता है, कोई जज पकड़ा जाता है। तो सवाल ये है कि इतना पैसा देने के बावजूद भी अगर करप्शन हमारे देश में नहीं रुक रहा है, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, तो क्या गारंटी है कि हम ज़्यादा पैसा देने से जो है उनका करप्शन रुक जाएगा? जिंदगी में नहीं रुकनेगा। क्योंकि करप्शन ना एक गंदा कीड़ा है हमारे देश का, ये सोसाइटी, हमारी समाज का गंदा कीड़ा है। इन गंदे कीड़ों को इस देश से, सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ये हमारे देश के लिए, मतलब जो नहीं होते, मतलब गंदे नाली के कीड़े, ये वो गंदे के नाली के कीड़े हैं जो हमारे देश में करप्शन को जो है एकदम खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरीके से, भ्रष्टाचारी वाले। इनके ऊपर लगाम लगाने का तरीका यही है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन होना चाहिए। इनके हाथों में कुछ भी मत छोड़ो। मेरा एक इस पर सुझाव है कि हमारे देश में जितने भी सिस्टम है उनको अगर पूरा रिफॉर्म करना है, इनके हाथों में सिर्फ जो है कम से कम पावर दीजिए, इनके हाथों में टेक्नोलॉजी पूरा लगा दीजिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, और जितना भी पैसा आता है, पैसे को जो है हम ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट करें। ब्लॉकचेन की एक खास बात ये होती है कि उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो एक एक पैसा दिखेगा कि कहाँ से रिलीज हुआ, कहाँ पे पैसा गया, फिर किसके पास गया, क्या जनता के पास पहुँचा। एक एक रुपये पाई का हिसाब तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम इसको, जितना भी फंड हमारे देश का है वो ब्लॉकचेन पे पड़ जाए। ब्लॉकचेन के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन होने लगे, ऑटोमेटिक इस देश का कोई व्यक्ति करप्शन नहीं कर पाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करे उसके लिए बहुत ही सख्त कानून लगा दीजिए। जैसे हमारे देश में, मैं तो भ्रष्टाचार में कानून देखता हूँ कि भ्रष्टाचार में अगर एक व्यक्ति कानून करता है तो उसको जेल होती है, और एक कंपनी का क्राइम कर दे तो उसको जेल नहीं बल्कि फाइन होता है। सोचिए कितना गंदा कानून हमारे देश का। यही तो कहते हैं कि जितने भी हमारे देश में कानून है, आपको क्या लगता है ये राज्य हमारे कानून बनाते हैं? ना, नहीं, बिजनेस क्लास बनाती है। इसलिए देखिए ना, हमारे देश में भ्रष्टाचार का कानून पता है आपको क्या है? आपको शायद नहीं पता होगा। हमारे देश में अगर कंपनी क्राइम कर देती है तो उसको फाइन नहीं लग, तो उसको जो है फाइन लगता है, और अगर एक वही व्यक्ति कर देता है क्राइम भ्रष्टाचार का तो उसको जो है सजा मिलती है। यानी कि अगर मुझे मान लो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि मुझे एक कंपनी से जो है ये बात कही थी, तो मुझे फाइन लगाया जाएगा। फाइन भैया कितना होगा, भर देंगे जा करके, बचे जाएंगे। तो मैं यही बताना आम देश की जनता चाहता हूँ कि देश में जो कानून होते हैं
वो बहुत बड़ा भ्रम है। आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं नेताओं के द्वारा जनता की डिमांड पे, ठीक है, वो बहुत बड़ा भ्रम आपका है। वो दरअसल जो है एक बिजनेस क्लास बनवाती है। ये हर देश का यही धंधा होता है, और जिस दिन इसको तुम समझ जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि देश रन कैसे करता है। तो मैंने क्या बताया, टेक्नोलॉजी को लगा दीजिए ताकि करप्शन ना कर पाए, भ्रष्टाचार ना कर पाए, हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, गवर्नमेंट को प्रमोशन देना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ ये आती है, मैं एक चीज़ अब यहाँ पे लास्ट जो सबसे पावरफुल सुझाव यहाँ पे देना चाहता हूँ वो दोस्तों यह है कि नौकरी का मतलब यहाँ पे किसी सिस्टम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नहीं है। हमारे देश में नौकरी को जोड़ा जाना चाहिए नेशन बिल्डिंग से। हमारे देश में नौकरी जो है, हर व्यक्ति को वो नौकरी मिलनी चाहिए जो व्यक्ति वो नौकरी करना चाहता है। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसको साइंस के काम में लगा दो। मैं दोस्तों गारंटी देता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो साइंटिस्ट बनना चाहता है अगर उसको साइंस के काम में लगा दोगे तो वो बिना पैसे के भी आपका काम कर देगा। हालांकि उसको छोटा मोटा भी अमाउंट दोगे तो अभी जो है बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको अब वो काम करने को मिल रहा है जो वो काम करना चाहता है। और दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट होना चाहिए वो चपरासी के काम कर रहा है। जो हमारे देश में एक अच्छा खासा पढ़ा टीचिंग होना चाहिए तो वो पता चला कोई और काम में लगा है। अगर हमारे देश का युवा, हमारे देश का जो एसेट है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको अगर आप वो काम दोगे जो वो काम करना चाहती है, तो फिर वो काम दोस्तों देश के इतिहास में होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। यानी कि जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे दोस्तों बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, जो भी नहीं है। क्या जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, ठीक है, उनको तो चलो आप ले ही लोगे, लेकिन जिनके पास नहीं है, जैसे हमारे देश में कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस बनना चाहता है, उसके लिए आप अलग से इंतजाम कीजिए। उसके लिए जो है, जो व्यक्ति जो करना चाहता है उसको आप करने दीजिए। उसके लिए आप सीटों का इंतजाम कीजिए। उसके लिए जो है, देखिए जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में जो है, आपको पता है कि जब गवर्नमेंट की सैलरी कम हो जाएगी, और गवर्नमेंट में जो है जब सैलरी कम हो जाएगी तो वहाँ पे एक ही वाक्य बचेगा, एक ही ध्येय बचेगा, वो होगा सर्विस। यानी कि आप अगर सेवा करना चाहते हो तो गवर्नमेंट में जाइए। तो फिर वो व्यक्ति गवर्नमेंट में आएंगे जो वाकई में सेवा करना चाहते हैं, वो नहीं आएंगे जो मेवा खाना चाहते हैं। जो मेवा खाना चाहते हैं वो अलग जगह निकल लेंगे। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कोई ऐसे करप्ट व्यक्ति इस सिस्टम में आए, इस गवर्नमेंट की में आए। तो हर देश का युवा को जो है, जब आप उस काम में लगाओगे जिसमें वो जो है दिन रात, मतलब उसका, जैसे हर व्यक्ति का मेरा ऐसा मानना होता है कि हर व्यक्ति, अगर सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर बनेगा, अगर अर्जुन है तो अर्जुन बनेगा, अगर जो है प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब हर व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए जन्म लेता है और वो उसे उद्देश्य पता होता है कि मुझे क्या काम करना है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का वो युवा, उसको गलत काम में लगा दिया जाता है, उसको दूसरे काम में लगा दिया जाता है। उसको अगर आप अच्छा खासा लमसम अमाउंट कर दें तो वो जो है वो काम करेगा। यानी कि हमारे देश में स्टेटस को, यानी कि हमारे देश में किसी व्यवस्था को संभालना नहीं है आपको जॉब में जा करके। हमारे देश में जॉब का पर्पज होना चाहिए कि आपको कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ आपको नया पता करना है, कुछ आपको नया सुधार करना है, इस सिस्टम को पहले से और बेहतरीन बनाना है। इस सिस्टम को जो है हमारे देश में विकसित भारत के लिए क्या इसमें सुझाव किए जा सकते हैं, इस देश में क्या आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार से हम जॉब को नेशन बिल्डिंग के साथ जोड़ देंगे, हम जॉब को सिर्फ वो परंपराएं, वो जो प्रतिष्ठाएं, वो जो अनुशासन, जो एक सिस्टम चला रहा है उसके साथ नहीं, बल्कि हम सिस्टम को परिवर्तन करने के लिए अगर जॉब को जोड़ देंगे, हम उसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन करेंगे, तो यकीनन ये देश जो है फिर जॉब नहीं करेगा, फिर ये देश जो है प्रोडक्टिविटी का काम करेगा, फिर ये देश में जो है डेवलपमेंट होंगे, फिर ये देश जो है उसका सरकारी तंत्र इतना पावरफुल बन जाएगा कि शायद जो है साउथ कोरिया और अमेरिका और यूरोप जैसे जो कंट्री हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमसे आगे रहते हैं, वो शायद जो हमसे पीछे छूट जाएं। और हमारा देश वाकई में जो है इस इनोवेशन के जरिए, जो हमारे देश का काम सिर्फ जो है वो स्टेटस को, यानी कि जो व्यवस्था है उसको, जमी जमाई व्यवस्था को रहने के बजाय उसमें उसको तोड़ने का व्यवस्था और उससे एक बेहतरीन व्यवस्था स्थापित करने का जब जॉब काम करेगी तो यकीनन हमारा देश ऊपर जाएगा। हमारे देश का जब काम सरकारी सेवाओं का मतलब प्रॉफिट कमाना, भ्रष्टाचारी और करप्शन के बजाय हमारे देश का जो गवर्नमेंट का तंत्र है उसका काम जब जो है सेवा होगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा उतना ज़्यादा है नहीं, मतलब पैसा अच्छा खासा है बट जो है इतना अच्छा नहीं है जितना जो प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। तो ऑटोमेटिक जो लोग सेवा के माध्यम से आएंगे वो इसमें आएंगे, जो सेवा के माध्यम से नहीं आएंगे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। जाने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश का जो हकीकत में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति यहाँ पे आना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसको जो है आप प्रमोशन दीजिए। जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, निचले तबके जब मैं कहता हूँ तो मेरा किसी प्रकार से किसी भी समाज के व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के प्रति हीन भावना नहीं है। मेरा कहना है कि उनको सबसे पहले आप प्राथमिकता दीजिए, उनको थोड़ा सा जो है मेन श्रेणी में लाइए। जो व्यक्ति योग्य है उन्हें उनके काम सौंपिए। जो व्यक्ति योग्य नहीं है लेकिन वो उस काम को करना चाहते हैं, जैसे मान लो मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मैं साइंस की फील्ड का अच्छा खासा ज्ञान रखता हूँ, मैं जो है स्पेस के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखता हूँ, तो उनको उसको स्किल दे करके, मुझे ऐसा नहीं लगता है अगर कोई व्यक्ति दिल से अगर कोई काम करना चाहता है तो वो सीख नहीं लेगा, तुरंत सीख लेगा, ऑटोमेटिक सीख लेगा। आप उसको प्रोत्साहन करके, आप उसको जो है एक प्रकार से इंटर्नशिप दे करके, उसको सिखा करके आप जो है उस काम में लगा दीजिए, फिर देखिए देश कहाँ पहुँचता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देश के जो है उद्धार हो सकता है। और मेरे ये पर्सनल सुझाव थे और इस पर जो है अमल होना चाहिए। इस प्रकार से देश का जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो सकती है और मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं।
और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके जो है जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें उसमें भी जो है कई प्रकार सुधार किए जा सकते हैं। हालांकि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और देश को सिर्फ रोजगार के जरिए नेशन बिल्डिंग के साथ कैसे जोड़ सकता है, ये मेरे इसमें विचार थे। आपको अगर अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। बाकी आपका क्या मानना है हमें जरूर बताएं। ये दोस्तों मेरे पर्सनल विचार हैं और धन्यवाद।